हेलो चैंपियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। देखिए चैंपियंस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ना शुरू कर दिया था, जहां हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का, उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल रूप में पढ़ा था और समझा भी था। जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्टेड पीपल हैं, जिनको लोगों ने चुना है, उनके द्वारा ही जब डिसीज़न लिया जाता है तो ही वह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का प्रोसेस कहलाता है। हम लोगों ने पहला फीचर जो जाना था उसको आज एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जिनको लोगों ने चुना है उनके ही हाथों में यह शक्तियाँ होनी चाहिए। दे शुड हैव द पावर, दे मस्ट हैव द पावर टू टेक द फाइनल कॉल। मतलब जो फाइनल डिसीज़न है वह उन लोगों के ही हाथ में होना चाहिए जिनको हम लोगों ने वोट करके चुना है। ठीक है, आज दूसरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही बेसिक से हमने पढ़ना शुरू किया है और बहुत ही बेसिक को स्ट्रेंथन करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना बेसिक से एडवांस की ओर हम लोग चलेंगे। तो जितना स्ट्रेंथन कर सकेंगे उतना हम लोग स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है आज उसके बारे में हम लोग उतने ही डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। दूसरा क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन से मतलब अगर इलेक्शन से संबंधित बात आ रही है तो इलेक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चुनाव। मतलब चुनने की बात हो रही है, चूज करने की बात हो रही है। मतलब मान लिया जाए आपके पास ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से आपको चूज करना है, एलेक्ट करना है। ठीक, मतलब समझिए बहुत सारे आपके पास क्या आप लोगों के अडोलसेंट पीरियड में आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, अलग अलग कंपनी के डिवाइसेस के ऑप्शंस हैं। तो आप उनमें से किन को चूज़ करते हैं। ठीक, वह आप कैसे करते हैं उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। बेसिकली हमें समझना क्या है कि चुनने की बात हो रही है, एलेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक, कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। जो चुनना है उसको फ्रीली चुनना है, मतलब उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। आप जिनको चुनना चाहें उनको चुन लें, बराबर का अधिकार होना चाहिए सबको। ठीक, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया ताकि आपको जो चीज़ें हैं वह अच्छे से समझ में आए। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, तो बात हो रही है चाइना की। अब चाइना में क्या है कि वहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वह हर 5 साल में होते रहते हैं। किस लिए? ताकि कंट्री का जो पार्लियामेंट है उसको चुना जा सके, मतलब वहाँ पर लोग बैठ सके, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जाता है। ठीक, कितने साल में इलेक्शन होता है? हर 5 साल में। ठीक, और जो कंट्री का पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्वांगो रेनमिन डैबियाओ दाहुई। ठीक, बेसिकली नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक, तो कहते हैं ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसके पास यह पावर है कि वह किसे अपॉइंट करता है? वह प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को अपॉइंट करता है। ठीक, कहते हैं इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। कहता है इसमें 3000 मेंबर्स हैं पूरे चाइना से जिनको इलेक्ट किया जाता है, जिनको चुना जाता है। कुछ मेंबर्स को आर्मी भी चुनती है। ठीक है, कहता है किसी भी कैंडिडेट को
अगर इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ने के पहले मतलब समझिए कि अपना कैंडिडेचर भरने के पहले उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसको सहमति लेनी पड़ेगी। किसकी? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। जब तक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उसको नॉड नहीं दे देती, मतलब गो ऑन का साइन नहीं देती, सिग्नल, ग्रीन सिग्नल नहीं दे देती, तब तक चाइना में कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक। या फिर कहता है कि सिर्फ वैसे ही मेंबर्स जिनको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी या फिर उनके जो छोटे छोटे 8 अलाइज हैं, मतलब जो उनके समझिए एक प्रकार से दोस्त हैं, छोटे छोटे पार्टियां जो उनके साथ हैं, उन्हीं को इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ किया गया। कब? 2002 से 2003 के बीच में। ठीक। कहता है जो गवर्नमेंट है, जो सरकार वहाँ पर बनती है, वह हमेशा से किसकी बनती चली आ रही है? कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती चली आ रही है। ठीक। अब एक और हम लोग इलेक्शन देखते हैं। हम लोगों को यहाँ पर क्या समझना है कि इलेक्शन हो रहा है चाइना में, इलेक्शन तो हो रहा है, हम लोगों ने इलेक्शन की तो बात की कि इलेक्शन तो हो ही रहा है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिला 1930 में। तब से मेक्सिको हर साल इलेक्शन कराए आ रहा है, मतलब हर 6 साल में, हर 6 साल में मेक्सिको में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। ठीक। कहता है ये जो कंट्री है, जो मेक्सिको है, कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर के रूल के अंदर में नहीं रही है। वहाँ पर कभी भी मिलिट्री का शासन या किसी का डिक्टेटरशिप नहीं रहा है। मगर कहता है 2000 तक, सन 2000 तक, अंटिल 2000, कब इंडिपेंडेंस हासिल हुआ मेक्सिको का? 1930 में। 1930 से लेकर के 2000 तक जो इलेक्शन है, जितना भी इलेक्शन हुआ, उसको किसने जीता? एक पार्टी हुआ करती है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। मतलब 1930 से 2000 तक जितना भी इलेक्शन हुआ, उसको किसने जीता? PRI नाम की एक पार्टी ने जीता, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। थोड़ा सा इसको घुमा हुआ है, आप सोचेंगे एब्रिविएशन कुछ गलत है, नहीं, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक। कहता है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वह इलेक्शंस तो लड़ती है परंतु कभी जीती नहीं। क्यों नहीं जीती? जानते हैं उनको। कहता है कि जो ये PRI है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है, इसके बारे में लोगों को पता चला, यह समझिए एक प्रकार से इस चीज़ को लेकर के बदनाम है कि यह बहुत ही डर्टी ट्रिक्स, बहुत ही षड्यंत्र रच के, खेल करके इलेक्शन को जीत जाती है। मतलब राइट वे से नहीं जीत करके रॉन्ग वे से जीतती है। ठीक। कहता है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में एम्प्लॉयज़ हैं, सबको इस PRI पार्टी की जो मीटिंग होती है उसको अटेंड करना पड़ता है, उसमें शामिल होना पड़ता है। जितने भी टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, वह क्या करते हैं? वह उनको फोर्स करना पड़ता है, किनको? पेरेंट्स को। जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, उनके बच्चों के द्वारा पेरेंट्स को टीचर्स फोर्स करते हैं कि वह PRI पार्टी के लिए ही वोट करें, मतलब PRI के ही पक्ष में वोट करें। ठीक। कहता है जो मीडिया है उसने बहुत बुरी तरीके से, मतलब समझिए कि पूरे बड़े पैमाने पर इग्नोर कर दिया जितने भी एक्टिविटीज़ करती है अपोजिशन पार्टी, कि मतलब अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ जनता को जो ओपिनियन है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो मीडिया पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है उनके सारे किए हुए एक्शन को। हाँ,
जब अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे कुछ गलती हो जाती है तब क्रिटिसाइज करने के लिए मीडिया आगे आ जाती है। ठीक, कहता है कभी कभी क्या होता है कि जो पोलिंग बूथ्स थे उनको शिफ्ट कर दिया जाता था एक जगह से दूसरे जगह, मतलब लास्ट मिनट। समझिए कि अब कल इलेक्शन है और सभी लोग वोट करने के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं और उनका पोलिंग बूथ ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था। इससे क्या हो जाता था कि जो लोग वहाँ रहते थे उनके लिए यह बहुत ही मुश्किल हो जाता था कि वो वोट करने जा सकें। इस कारण से बहुत सारे लोग वोट करने भी नहीं जा पाते थे। कहते हैं जो पीआरआई है वो बहुत पैसा खर्च करती थी, मतलब अपना जो उसका कैंडिडेट होता था उसका कैंपेन करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत पैसा खर्च करती थी। अब एक क्वेश्चन है, हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा, एक चाइना के बारे में देखा, दूसरा मैक्सिको के बारे में देखा। दोनों जगह हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन तो दोनों जगह हो रहे हैं, चाइना में भी इलेक्शन हो रहे हैं और मैक्सिको में भी इलेक्शन हो रहे हैं। बट क्वेश्चन क्या है कि क्या इन इलेक्शंस को हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं क्या, कि जहाँ पर लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं? क्या इन दो एग्जाम्पल को हम लोग इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं, या इन दोनों देशों में जो इलेक्शंस हुए, जो चुनाव हुए, क्या इन चुनावों को हम लोग इस प्रकार से लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने अपने लीडर को चुना? कहता है कि जब इन एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने पढ़ा, आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमें एक सेंस मिलता है, हमें एक आइडिया मिलता है, हमें हमारी एक समझ इस बात को लेकर के डेवलप होती है कि हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे तो नहीं समझ सकते। मतलब ये जो दो चुनाव की बात हम लोगों ने की, दो इलेक्शन की बात हम लोगों ने की, इसको हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते कि यहाँ पर लोगों ने अपने रूलर को चुना। वी कैनॉट से दैट पीपल इलेक्टेड देयर रूलर्स। ठीक है, कहता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, धांधली है। इलेक्शन तो है मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा धांधली है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। कहते हैं चाइना में इलेक्शन होते तो हैं मगर उन लोगों के पास जो इलेक्शन में वोट करते हैं उनके पास कोई सीरियस चॉइस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जिसको अप्रूव करेगी सिर्फ वही लोग जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उनके पास चॉइस ही नहीं है। दूसरे किसी लोग को वो अप्रूव ही नहीं करेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, या जो और 8 अलाइड पार्टीज़ है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, वह जिनको अप्रूव करेगी सिर्फ वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे को अप्रूव ही नहीं करेगी, तो चाइना के लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। ठीक, फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा मैक्सिको के बारे में। वहाँ पर लोगों के पास चॉइस तो है, चॉइस है, मगर प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो लोगों के पास चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपोजिशन है उसके किसी भी एक्टिविटी को कहा जाए तो हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। लोग जो मीडिया का जो सेक्शन है उसको इग्नोर कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पार्टी मीटिंग्स में बुला करके उनको निर्देश दिया जा रहा है कि कैसे जो है आपको पार्टी को जिताना है। टीचर्स के द्वारा जो है जो पेरेंट्स हैं उनको फोर्स करवाया जा रहा है कि आपको पीआरआई के ही पक्ष में वोट करना है। मतलब बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रच के यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि लोगों के पास चॉइस है। ठीक, तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो रूलिंग पार्टी है वह डिफीट नहीं हो सकती, उसको हराया नहीं जा सकता। लोग भले ही उसके अगेंस्ट क्यों नहीं हो, फिर भी जो रूलिंग पार्टी है उसको हराने की संभावना इन दो एग्जाम्पल्स में नहीं है। ठीक, तो इसको क्या हम लोग फेयर इलेक्शंस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनके हारने की कोई संभावना ही नहीं है। जो दूसरे
ओपोनेंट्स हैं, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पास जीतने का चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि षड्यंत्र रच के इलेक्शन को जीता जा रहा है यहाँ पर। ठीक, तो इससे हम लोगों को दूसरा जो फीचर है वह हमें समझ में आता है। यहाँ से हम लोग जो हमारा दूसरा फीचर है उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। क्या है दूसरा फीचर? कि इलेक्शन होना सफिशिएंट नहीं है। इलेक्शन हो गया वो ठीक है, मगर इलेक्शन जब हुआ तो लोगों के पास रियल चॉइस होना चाहिए। मतलब अगर कोई एक पार्टी काम नहीं कर रही है तो दूसरी पार्टी को वोट करके जिताने का चॉइस जो है वह जनता के पास होना चाहिए। लोगों के पास यह चॉइस होना चाहिए कि वह पार्टी ए को वोट, अगर पार्टी ए सही से काम नहीं कर रही है तो पार्टी बी सही से काम करेगी, इस सोच में वह पार्टी बी को जिता सके। ठीक है, और यह हर मतलब कहा जाए तो हर इंसान के पास यह चॉइस होना चाहिए कि वह इसको यूज़ कर सके, कि वह अपने वोट का जिनको उनकी इच्छा हो उनको वह वोट कर सकें। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी फ्री और फेयर इलेक्शन पर आधारित होना चाहिए, जहाँ पर जो वेयर दोज करेंटली इन गवर्नमेंट हैव एन इक्वल चांस ऑफ लूजिंग। कहता है डेमोक्रेसी उस पर आधारित होनी चाहिए जहाँ पर जो अभी सरकार में हैं उनके भी हारने की उतनी ही संभावना है जितना अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के हारने की है। यहाँ पर मतलब क्या हो गया? मतलब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वह इक्वल होने की बात हो रही है कि अगर ए हार सकता है तो बी भी हार सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए ही हार सकता है और बी नहीं हारेगा, या वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब जो पावर में है उसके भी हारने की उतनी ही संभावना है जितना कि उसके हारने की है कि जो पावर में नहीं है। तो हमें हमारा इससे दूसरा फीचर मिलता है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड, डेमोक्रेसी आधारित होनी चाहिए किस पर? फ्री और फेयर इलेक्शन पर, जहाँ पर जो करेंटली पावर में है, जो करेंटली गवर्नमेंट में है, जो करेंटली सरकार में है, उनके पास भी बराबर का मौका है हारने का। जीतने का तो मौका है ही, हारने का भी मौका उनके पास बराबर है। मतलब कि अगर जनता चाहे तो जो सरकार में है उनको हटा करके जो सरकार में नहीं है उनको सरकार में ला सकती है। यह हमारा डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर हो गया। ठीक है, तो होपफुली आपको यह जो दूसरा फीचर हमने आज पढ़ा यह समझ में आया हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।